हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 7 अक्टूबर 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। हर दिन छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ और उसके लिए मेहनत करो, तभी आप तनाव से दूर हो पाओगे। जिनके पास लक्ष्य नहीं होता उनका मन उन्हें फालतू कामों और तनावों में उलझाकर रखता है। जब तक आपके पास एक मोटिव नहीं होगा, जाहिर सी बात है आपका मन विचलित होगा, इधर उधर भागेगा, आप किसी भी कार्य में कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए विद्यार्थी को अपना एक निश्चित टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। अगर आपका कोई एम है या लक्ष्य है, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, तो आप उसके अनुरूप अपने सिलेबस को देखिए और उस सिलेबस के तहत आप ये देखिए कि कौन सा पोर्शन में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो टाइम टेबल बनाइए, उस पर्टिकुलर पोर्शन को आप ज़्यादा समय दीजिए। एक ऐसा टाइम टेबल बनाइए जिसमें सभी विषयों के साथ संतुलन बैठाया जाए और उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए जो आपका वीक पोर्शन है। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए अब आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़। 3 नेशनल न्यूज़ हैं। पहली है, पिता के घर में रहने के लिए बेटी को देना होगा व्यवसाय शुल्क, ये आदेश दिया है कोर्ट ने। दूसरी न्यूज़ है, ब्लैक होल का राज बताने वालों को भौतिक का नोबेल। ये 3 लोग हैं जिन्हें ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और तीसरी न्यूज़ है कि आयुर्वेद से कोरोना के इलाज को मिली हरी झंडी। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। पिता और बेटी के बीच संपत्ति के विवाद के एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया है कि वह पिता की संपत्ति का इस्तेमाल करने के बदले उन्हें व्यवसाय शुल्क का भुगतान करे। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की पीठ ने कहा है कि प्रतिवादी पिता सेवानिवृत्त अभियंता हैं, जबकि शिक्षित होने के कारण बेटी अपनी आजीविका कमाने में सक्षम है। पीठ ने कहा कि दिव्या अपने पिता के घर में रहती है। उन्हें 1 अक्टूबर से पिता को 10,000 रुपये प्रति माह भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। मामले में अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। ईस्ट ऑफ कैलाश निवासी चिरंजीव कुकरेजा के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि चिरंजीव ने अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलाई और वर्ष 2008 में शादी की थी। हालांकि तलाक के बाद वह 2012 में पिता के पास दिल्ली आई, लेकिन पिता के साथ भी रिश्ते खराब हो गए। जिला न्यायाधीश भी दिव्या के खिलाफ फैसला दे चुके हैं। दूसरी न्यूज़ है, ब्लैक होल का राज बताने वालों को भौतिक का नोबेल। ब्लैक होल का राज बताने वाले 3 वैज्ञानिकों, इंग्लैंड के रोजर पेनरोस, जर्मनी के रेनहार्ड जेंजेल और अमेरिका की एंड्रिया गेज को भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। मंगलवार को पुरस्कार की घोषणा करते हुए रॉयल स्वीडिश एकेडमी ने कहा कि आधी पुरस्कार राशि पेनरोस को दी जाएगी। गेज फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार पाने वाली चौथी महिला वैज्ञानिक है। पेनरोस ने अपने शोध में बताया कि ब्लैक होल बनने का कारण सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है। वहीं रेनहार्ड और एंड्रिया ने बताया कि अदृश्य और भारी वस्तु आकाशगंगा में स्थित तारों की कक्षाओं को नियंत्रित करती है। वर्ष 2019 में वैज्ञानिकों को पहली बार ब्लैक होल की ऑप्टिकल इमेज मिली थी। तीसरी न्यूज़ है, आयुर्वेद से कोरोना के इलाज को मिली हरी झंडी। कोरोना का इलाज अब पूरी तरह से आयुर्वेद और योग से हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए विस्तृत गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल जारी किया है। प्रोटोकॉल के तहत कोरोना के सिर्फ माइल्ड और मॉडरेट केसों का ही इलाज किया जा सकेगा। गंभीर मामलों में कोरोना के मरीज को एलोपैथिक इलाज के लिए कोविड अस्पताल में भेजना अनिवार्य किया गया है। प्रोटोकॉल जारी करते हुए स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना मरीज के इलाज में ट्रायल के दौरान आयुर्वेदिक दवाओं और योग के प्रामाणिक रूप से प्रभावी पाए जाने के बाद इसे औपचारिक रूप से इलाज में शामिल करने का फैसला किया गया है। विशेषज्ञों की टीम ने इसके लिए प्रोटोकॉल तैयार किया है। प्रोटोकॉल में विस्तार से बताया गया है कि मरीजों को कौन कौन सी आयुर्वेदिक दवाएं कितनी मात्रा में कितनी बार देनी है। इसी तरह से मरीजों के लिए योग के जरूरी आसनों के बारे में भी बताया गया है। तो ये नेशनल पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में एक न्यूज़ है, वो है कि क्वाड में भारत ने उठाया संप्रभुत्ता का मुद्दा। कोरोना महामारी की वजह से जब बड़े से बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों की वर्चुअल बैठक हो रही है, तब जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की
मंगलवार को टोक्यो में हुई बैठक के कई मायने हैं। चीन के बढ़ते आक्रामक रवैये के खिलाफ अब इन चारों देशों की गोलबंदी आने वाले दिनों में और मजबूत होगी। बैठक के केंद्र में हिंद प्रशांत समुद्री क्षेत्र को दुनिया के सभी देशों के लिए एक समान अवसर वाले क्षेत्र के तौर पर आगे बढ़ाने की रणनीति रही है। दूसरा मुख्य मुद्दा एक नई वैश्विक सप्लाई चेन स्थापित करना है। कहने की जरूरत नहीं कि इन दोनों मुद्दों का सीधा संबंध चीन से है। वैसे तो बैठक में सिर्फ अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ही चीन का सीधे तौर पर नाम लिया, लेकिन भाषण और उसके बाद जारी बयानों का इशारा एकदम साफ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाषण में कहा कि हम चारों देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भौगोलिक संप्रभुता का आदर करने और विवादों का शांतिपूर्ण समाधान निकालने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। तो ये इंटरनेशनल पेज की एक न्यूज़ थी। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 3 न्यूज़ हैं। जीएसटी क्षतिपूर्ति पर नहीं होगी काउंसिल में वोटिंग। काउंसिल को कर्ज के तरीके और मात्रा पर फैसले का अधिकार नहीं है। दूसरी न्यूज़ है सेवा क्षेत्र में स्थिरता मगर रोजगार की स्थिति ठीक नहीं। लगातार 5वें महीने में कारोबार बढ़ा लेकिन अभी भी संकुचन में। तीसरी न्यूज़ है भारतीय रिजर्व बैंक की एमपीसी, यहाँ पर एमपीसी बैठक आज से। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। जीएसटी क्षतिपूर्ति पर नहीं होगी काउंसिल में वोटिंग। जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर केंद्र और गैर भाजपा शासित राज्यों के बीच टकराव बढ़ने के आसार हैं। सोमवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में क्षतिपूर्ति की भरपाई उधारी से करने के तरीके पर दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बनते देख काउंसिल की बैठक फिर अगले सप्ताह सोमवार को बुलाई गई है। वहीं पूर्व वित्त मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने ट्वीट कर कहा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति की भरपाई को संसाधन खोलने की जिम्मेदारी केंद्र की है और राज्यों को इस क्षतिपूर्ति के लिए कर्ज नहीं लेना चाहिए। उन्होंने केंद्र का विकल्प नहीं मानने वाले राज्यों से काउंसिल की अगली बैठक में भी अपने फैसले पर कायम रहने की सलाह दी है। जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर केंद्र व राज्य की ओर से अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस सप्ताह सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस शासित व विपक्षी राज्यों को यह संकेत दे दिया कि सरकार उनके दबाव के आगे झुकने वाली नहीं है। हालांकि बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीतारमण ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी राज्य को क्षतिपूर्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है इस सेवा क्षेत्र में स्थिरता मगर रोजगार की स्थिति ठीक नहीं। इस वर्ष सितंबर में चुनिंदा प्रमुख आंकड़ों की तरह सेवा क्षेत्र में भी स्थिरता दिखी है, फिर भी यह संकुचन के दायरे में ही रहा। सेवा क्षेत्र में नए कारोबार में कमी दिख रही है। कोरोना वायरस महामारी इस पर गहरा असर दिख रहा है। इससे रोजगार का भी नुकसान हुआ है। सेवा क्षेत्र का पीएमआई लगातार 5वें महीने बढ़ता हुआ 49.8 अंक पर पहुंच गया, जो अगस्त में 41.8 अंक पर था। हालांकि यह लगातार 7वां महीना है जब सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में गिरावट रही है। सेवाओं और मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों का सकल उत्पादन पीएमआई सितंबर में बढ़कर 54.6 पर पहुंच गया, जो अगस्त में 46 पर था। लीमा ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग उद्योग के प्रदर्शन को देखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था की बेहतर तस्वीर सामने आती है। सितंबर में पिछले 6 माह के दौरान पहली बार निजी क्षेत्र का उत्पादन बढ़ा है। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है भारतीय रिजर्व बैंक की एमपीसी बैठक आज से। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बुधवार से बैठक हो रही है। मौद्रिक नीति की घोषणा शुक्रवार को होगी। हालांकि इस बार आरबीआई की तरफ से दरों में कटौती की उम्मीद नहीं की जा रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक खुदरा महंगाई दर को देखते हुए आरबीआई इस बार अपनी दरों में कटौती नहीं करेगी। खुदरा महंगाई दर 6% को पार कर चुकी है और खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 7% के आसपास है। आरबीआई पहले ही कई बार दरों में कटौती कर चुकी है और जिसका लाभ बैंकों ने अपने ग्राहकों को देना शुरू कर दिया है। मौद्रिक नीति समिति की यह बैठक 29 सितंबर से शुरू होनी थी, लेकिन समिति में स्वतंत्र सदस्यों की नियुक्ति में देरी के कारण बैठक को टालना पड़ा है। तो ये बिजनेस पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं हमारे लिए। पहला आर्टिकल है कृषि कानूनों पर पुनर्विचार जरूरी। यह आवश्यक तो है ही कि किसानों के हित में कुछ किया जाए, लेकिन जो 3 कृषि कानून बनाए गए हैं उन्हें लेकर उठ रहे
सवाल निराधार नहीं है। इसी पर लिखा गया आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है केंद्रीय मंत्री रहे लेखक, राजस्थान के कांग्रेस नेता हैं सचिन पायलट। दूसरा आर्टिकल है हमारा मौके की ताक में रहने वाली राजनीति। पीड़ित आरोपी और सत्तारूढ़ दल के हिसाब से घटना विशेष पर चिंता जताना मौका परस्त राजनीति की पराकाष्ठा है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और ये आर्टिकल लिखा है दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर राजीव सचान द्वारा। तीसरा आर्टिकल है वायु प्रदूषण की अनदेखी। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की है कि जो पुआल वगैरह जलाई जाती है तो क्या उससे वायु प्रदूषण नहीं होगा, उसी पर लिखा गया है आर्टिकल। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ कृषि है और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता 138 करोड़ नागरिकों को दोनों समय भोजन उपलब्ध कराना है। कौन नहीं चाहता कि देश की आज़ादी के समय खाद्यान्न के लिए आयात पर निर्भर रहने वाला भारत तत्कालीन कांग्रेस सरकारों की दूरदर्शी नीतियों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप न केवल आत्मनिर्भर हुआ बल्कि आज अनेक कृषि उत्पादों के निर्यात में अग्रणी हो गया है। निश्चित रूप से भारत के किसानों के अथक परिश्रम से ही यह आत्मनिर्भरता हासिल हुई है, परंतु यह भी सही है कि पिछले कुछ वर्षों में इन्हीं किसानों की आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई। नाबार्ड द्वारा 2018 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार देश के 52% कृषि परिवार औसतन 1 लाख रुपए के कर्ज तले दबे हुए थे और यह संख्या पिछले 2 सालों में बढ़ी हुई है। कुछ राज्यों में की गई कर्ज माफी से किसानों को कुछ राहत तो मिली, लेकिन कृषि उपज खरीद की ठोस नीति और एमएसपी पर खरीद की कमजोर व्यवस्था के कारण उनकी स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं हुआ। मोदी सरकार द्वारा किसानों की फसल की बिक्री के लिए बुनियादी ढांचे के विकास, पूंजी निवेश, खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योगों के विकास, तकनीक, छोटे किसानों तक ज्ञान को पहुंचाने, छोटे वेयर हाउस का निर्माण जैसे क्षेत्रों पर फोकस नहीं करने से छोटी भू जोतों पर खेती नुकसानदेह होती जा रही है। गहरे या खारे होते जा रहे भूजल तथा बारानी क्षेत्र के किसानों की हालत को और भी बिगड़ गई है। हाल में रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में यह कहा गया कि कृषि विकास दर और आर्थिक विकास दर में कमी आने का प्रमुख कारण इस क्षेत्र में निवेश की कमी है। किसानों के रोष का प्रमुख कारण यह भी है कि उनकी आय दोगुनी करने का वादा मृगमरीचिका ही सिद्ध हुई है। एक तो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण के C2 फार्मूले यानी कुल लागत को शामिल नहीं किया गया और जो भी मूल्य निर्धारित किया गया है उस पर एक मात्र 6% किसानों की उपज खरीदी गई है। लोकतंत्र में हर सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह अन्नदाताओं को आश्वस्त करे और उसके लिए कुछ ठोस कदम उठाए, जैसे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को किसानों का कानूनी अधिकार बनाया जाए, कृषि लागत एक मूल्य आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, न केवल मंडी व्यवस्था को चालू रखा जाए बल्कि ग्रामीण किसान बाजारों का विकास किया जाए, मंडियों को पहले की अपेक्षा अधिक पारदर्शी और कुशल बनाया जाए, संविदा खेती का अनुबंध सरल और स्थानीय भाषा में हो ताकि साक्षर किसान भी उसे समझ सकें, संविदा पर खेती के विवाद का निपटारा सरल प्रक्रिया और निर्धारित समय सीमा में हो तथा ऐसा न करने पर संबंधित अधिकारी को दंडित करने का प्रावधान हो। दूसरा आर्टिकल है मौके की ताक में रहने वाली राजनीति। दादरी और हैदराबाद के बाद हाथरस नेताओं का नया तीर्थस्थल बनकर उभरा है। हाथरस के पीड़ित परिवार को सांत्वना देने और उसके लिए न्याय की गुहार करते हुए तमाम नेता इस शहर की ओर उस तरह दौड़े चले आए जैसे वे दादरी में गो हत्या के संदेह में मारे गए अखलाक और फिर हैदराबाद में रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद वहां दौड़ गए थे। आखिर अन्याय और अत्याचार के शिकार हुए लोगों के प्रति हमारे नेताओं की संवेदना कुछ खास मामलों में ही क्यों जगती है? निसंदेह कोई यह तय नहीं कर सकता कि किसी भी संवेदना किसी मामले में जगे और किसमें नहीं, लेकिन यह मौका परस्त राजनीति की पराकाष्ठा है कि संवेदना व्यक्त करने का काम सिर्फ इस आधार पर किया जाएगा कि पीड़िता और आरोपित कौन है और घटना किस दल के शासन वाले राज्य में हुई है। अब राजनीतिक दल यही देखकर घटना विशेष पर अपनी संवेदना प्रकट करते हैं कि इसके विरोध दल को लांछित करने में मदद मिलेगी या नहीं। चूंकि उनका लक्ष्य पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के बजाय दल विशेष को कटघरे में खड़ा करना होता है, इसलिए यही जाहिर करते हैं कि अत्याचार तो विरोधी दल के इशारे पर ही हुआ है। हाथरस कांड सभ्य समाज को शर्मिंदा और साथ ही यह बयान करने वाला है कि किस तरह
दलित समुदाय अब भी अत्याचार का शिकार हो रहा है, लेकिन यह देखना दंडनीय है कि राजनीतिक दलों का सारा जोर यह साबित करने में है कि यह खौफनाक घटना तो सिर्फ घटी कि उत्तर प्रदेश में भाजपा शासन है। इस तरह का निष्कर्ष निकालने वालों पर किसी तरह बस नहीं, लेकिन यह ध्यान रहे कि बेहतर कि दलित उत्पीड़न एक गंभीर समस्या है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े यह स्पष्ट भी कर रहे हैं, लेकिन पक्ष विपक्ष के दलों को तो अपने एजेंडे के हिसाब से ही नतीजे पर पहुंचना चाहिए। जब तक ऐसी गंदगी और घटिया राजनीति होती रहेगी और तथाकथित संवेदना के टुकड़े टुकड़े किए जाते रहेंगे, तब तक दलित उत्पीड़न की घटनाओं पर लगाम लगने वाला नहीं है। तीसरा आर्टिकल है वायु प्रदूषण की अनदेखी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कटाक्ष करते हुए एक तरह से वायु प्रदूषण को लेकर अपनी गंभीर चिंता ही व्यक्त की है कि क्या पराली जलाने से कोरोना वायरस मर जाएगा। यह जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट को यह टिप्पणी शायद इसलिए करनी पड़ी क्योंकि पंजाब में पराली यानी फसलों के अवशेष जलाए जाने शुरू हो गए हैं। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि उनकी ओर से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सरकार के साथ केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से जवाब मांगा गया है। पता नहीं उनकी ओर से क्या जवाब दिया जाएगा, लेकिन इससे हर कोई अवगत है कि पिछले वर्षों में भी सुप्रीम कोर्ट ने पराली को जलाने से रोकने के लिए तमाम निर्देश दिए हैं, फिर भी नतीजा ढाक के 3 पात वाला ही रहा। यह घोर निराशाजनक है कि पराली दहन को रोकने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जाने के बाद भी स्थितियां सुधर नहीं रही हैं। इस वर्ष सर्दियों के आगमन के संकेत मिलने के साथ ही दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण के गंभीर रूप लेने का अंदेशा इसलिए सिर उठा लेता है क्योंकि पंजाब, हरियाणा और कुछ अन्य राज्यों में पराली जलाने का काम शुरू हो जाता है। इस बार भी शुरू हो गया है और वह भी तब जब हर कोई इससे परिचित है कि वायु प्रदूषण में वृद्धि कोरोना के मरीजों के लिए जानलेवा साबित होगी। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है हमारे लिए और वो न्यूज़ है कि गुलाबी गेंद के साथ होगी ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच टेस्ट सीरीज की शुरुआत। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच इस साल होने वाली टेस्ट सीरीज का आगाज एडिलेड में गुलाबी गेंद के मैच से होगा। 2 महीने से ज़्यादा के इस लंबे दौरे की शुरुआत सफ़ेद गेंद की क्रिकेट से सीमित प्रारूपों की सीरीज से होगी। ब्रिस्बेन में 3 वनडे मैच सीरीज के बाद दोनों टीमें एडिलेड में 3 मैचों की T20 सीरीज भी खेलेंगी। भारत का यह विदेश में गुलाबी गेंद का पहला टेस्ट होगा, जबकि वह दूसरी बार ऐसा कोई मैच खेलेंगे। यह टेस्ट 17 से 21 दिसंबर तक होगा। दोनों टीमों के बीच बॉक्सिंग डे टेस्ट मेलबर्न में ही होगा। इसके बाद सिडनी और ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। तो ये आज का यानी 7 अक्टूबर 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।